शिया मिनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को मारा गया पराचिनार, जिसमें कुछ उसातिजा साहिबान भी थे। एक मुल्क का बड़ा सरमाया होता है, एक मुल्क के मेमार होते हैं उसातिजा साहिबान, वहां पे उन्हें नहीं बख्शा गया, ये गलत बात है। और वर्ल्ड कम्युनिटी ने उस पर कोई बात नहीं की। और मुझे, हाँ बिल्कुल, आपके प्लेटफॉर्म से मैं हमारे मुल्क के भी ऑनरेबल पीएम साहब से ये शिकायत करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क से कम एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए। जो इंटरनेशनल ऐवान है सियासत के, इंसानी हुकूकों के या समाजी ऐवान, उन पे एक स्ट्रांगेस्ट प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए था। क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में रह रहे काफी सारे लोग हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं। आप आज के डेट में बलूच को देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को देखिए, या जो वहां पे हिंदू, सिख, इस्माइली या फिर शिया बिरादरी के लोग, वो हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं। देखिए, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, सियासी डिफरेंसेस सेंटर और स्टेट के हो सकते हैं। सियासी डिफरेंसेस मेरी पार्टी आपकी पार्टी के हो सकते हैं। आप एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रख सकते हैं, मेरी एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, हमारा फलसफा सियासत का अलग अलग हो सकता है, हमारे मजाहिब, मजहबी अकीदे अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हम एक बड़े मकसद, जिस मकसद का नाम हिंदुस्तान है, हम सारे लोग अलग अलग रास्ते लेकर एक ही मकसद के लिए चलते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए। 2019 के जो बड़े लेवल पे चेंज आई यहाँ जम्मू कश्मीर में, एक एरिस्टवाइल स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया और यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। बड़ी चेंज थी। और कहते हैं कि जब भी कोई तब्दीली आती है उसके साथ बिल्कुल उसके साथ ही दो तरह की चेंज आती है, एक अच्छी और एक बुरी। मैं कश्मीर का एक नागरिक हूं। मेरे हिसाब से एक अच्छी चेंज आई उसके बाद। कुछ मामले हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं जिन पे बातचीत की जा सकती है, जिसमें कुछ सियासी इश्यूज है जो हमारे इंटरनल इश्यूज है, वो हमेशा है। वो हर किसी रियासत का एक एक अपना अंदाज है सियासी इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिजॉल्व करने का। हमारे भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखें, 2019 से लेकर अभी तक आपने खुद देखा होगा, आपकी पूरी नजरें हैं जम्मू कश्मीर पे के साथ साथ पूरे मुल्क की सियासत पे, या जो आपका प्लेटफॉर्म है। मैं बड़ा खुश हूं और आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। इट्स डिबेटेबल, एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म बन चुका है। काफी सारे लोग, खासकर हमारे मुल्क का इंटेलेक्चुअल तबका या फिर बैरून मुल्क के जो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों जो बीते हैं उसी में हमने देखा कश्मीर के राजौरी यानी कि पुंछ इलाके में सेना को टारगेट बनाया गया और सेना के 5 जवान शहीद भी हुए, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन उनका लगातार जारी था और फिर उसके बाद कुछ आतंकी उस ऑपरेशन में मारे भी गए। सवाल ये है कि भारत में G20 को लेकर भी काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी इस पे बात हो रही है और दूसरी तरफ अभी जो एससीओ समिट हुआ गोवा में, उसमें भी काफ़ी क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे बिलावल भुट्टो, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा रही। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है, उस पे आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं जावेद बेग साहब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका जावेद जी। थैंक यू सो मच अंबर, मुझे अपने प्रोग्राम में, प्लेटफॉर्म में फिर एक बार मधु करने के लिए थैंक यू। बहुत-बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आपसे जावेद जी ये पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में जब से धारा 370 और 35 ए हटा है, उसके बाद से ही लगातार एक नैरेटिव है या एक इस तरह की बात की जाती है कि कश्मीर में नॉर्मलसी है। क्या वाक़ई में आपको लगता है या आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं कि वाक़ई में नॉर्मलसी है या इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, ये उस नैरेटिव को बस्ट करती हैं? वेल अंबर, 2019 के जो बड़े लेवल पे चेंज आई यहाँ जम्मू कश्मीर में, एक एरिस्टवाइल स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया और यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। बड़ी चेंज थी। और कहते हैं कि जब भी कोई तब्दीली आती है उसके साथ बिल्कुल उसके साथ ही दो तरह की चेंज आती है, एक अच्छी और एक बुरी। मैं कश्मीर का एक नागरिक हूं।
मेरे हिसाब से एक अच्छी चेंज आई उसके बाद। कुछ मामले हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं जिन पे बातचीत की जा सकती है, जिसमें कुछ सियासी इश्यूज है जो हमारे इंटरनल इश्यूज है, वो हमेशा है, हुँ, वो हर किसी रियासत का एक एक अपना अंदाज है सियासी इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिजॉल्व करने का। हमारे भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल है। हुँ, लेकिन अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखें, 2019 से लेकर अभी तक आपने खुद देखा होगा, आपकी पूरी नजरें हैं जम्मू कश्मीर पे के साथ साथ पूरे मुल्क की सियासत पे, या जो आपका प्लेटफॉर्म है, मैं बड़ा खुश हूं और आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। इट्स डिबेटेबल, एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म बन चुका है। काफी सारे लोग, खासकर हमारे मुल्क का इंटेलेक्चुअल तबका या फिर बैरून मुल्क के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं या आपके प्लेटफॉर्म पे नजर रखते हैं। मैंने काफी बार देखा, तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने खुद देखा होगा पिछले 4 साल से क्या जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादी कश्मीर में कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कोई बच्चा मारा गया हो या फिर पैलेट गन का शिकार हुआ हो, जो 2008, 2010, 2016 में जिस तरीके से हमारे छोटे बच्चे, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, 2010 में करीब करीब 200-250 लोग मारे गए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए, स्टोन पेल्टिंग मुझे लगता है ऑर्डर ऑफ द डे बन चुका था। मैं खुद काफी बार स्टोन पेल्टिंग में फंसा, नुकसान हुए, मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मैं जख्मी हुआ। इसी तरह ये हर एक कश्मीरी की दास्तान है, नुकसानात हम सबों ने उठाए। फिर 2008 का देखिए आप, कितने लोग मारे गए, कितने छोटे बच्चे बिल्कुल बीनाई से महरूम हुए पैलेट गन की वजह से। स्टोन पेल्टिंग में आप देखिए कितने लोग मारे गए, कितने मासूम लोग पत्थर लगने की वजह से। एक टूरिस्ट हमारे ही डिस्ट्रिक्ट बडगाम के नारबल इलाके में स्टोन लगने की वजह से स्टोन पेल्टिंग में बेचारा मारा गया। 2016 में आपने देखा होगा एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें चली गई पैलेट गन में। छोटे बच्चे वामिक फारूक, तुफैल मत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में मारे गए। लेकिन 4 साल से मुझे एक बच्चा दिखाएं जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट में स्टोन पेल्टिंग कर रहा हो या पैलेट गन का शिकार हुआ हो, कोई नहीं। तो ये एक अच्छी चेंज है जो 2019 के उस बड़े तब्दीली के बाद एक अच्छी चीज आई। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी तक कश्मीर के अवाम या फिर जम्मू कश्मीर के अवाम ने देखे भी नहीं थे। आप खुद देखिए, 22,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर को मिलाने वाला एक सबसे बड़ा ब्रिज बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ा ब्रिज बना। ये अभी तक नहीं हुआ। आज आप देखिए, कश्मीर से जम्मू तक 4 घंटे का सफर है गाड़ी में। मैंने खुद सफर किया है, 24 घंटे हम फंस जाते थे बीच के रोड में। जब मैं स्टूडेंट था, बैंगलोर में पढ़ता था, मैं खुद एक बार 7-8 दिन फंसा हूं। यकीन मानिए, 3-4 दिन तो खाने के लिए कुछ नहीं था उस वक्त। ये हर कश्मीरी की दास्तान है। अगर ये एक अच्छी आमद नहीं है अच्छे वक्त की, फिर डेवलपमेंट क्या है? आप खुद देखें किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में। अभी अभी कुछ महीने पहले यूएई के एक डेलीगेशन आई थी जिन्होंने एमओयू साइन किया है ऑनरेबल एलजी साहब के साथ, और वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, तालीमी सेक्टर को, तिबी सेक्टर को, या फिर टूरिज्म के सेक्टर में, बिजली बनाने के सेक्टर में उन्होंने ऑलरेडी एमओयू साइन किए हैं। ये कुछ आंकड़े मैं इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। जो हमें सुन रहे हो दोस्त, हमारे दोस्त हमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो हकाइक है, उनको हम नहीं बदल सकते। लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हुआ। डीडीसी के इलेक्शन, हिस्टोरिकल इलेक्शन हुए जो 90s से लेकर अभी तक उस तरीके से जोशो खरोश से लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। जो सबसे बड़ा त्योहार होता है एक डेमोक्रेसी का, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, और हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यहां तो हर 6 महीने में एक बड़ा इलेक्शन आता है। उस इलेक्शन को, जिसे हम त्योहार कहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे नौजवान उसमें फातिहा बनकर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह जिस पेस से यहाँ पंचायत के इंस्टीट्यूशंस को या जो लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरीके से फंड्स पंप किए जा रहे हैं और उन्हें स्ट्रेंथन किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, ये इससे पहले नहीं होता था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बस किताबों में और अखबारों में पढ़ने को मिलता था।
ऑन ग्राउंड वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं मेरे घर में 3 पंचायत मेंबर्स हैं, मेरे भाई, मेरी वालदा, वो बखूबी काम कर रहे हैं अपने वार्ड या जो उनकी जुरिस्डिक्शन है। इसी तरह आप देखें बिजली, मैं एक गांव में रहता हूं 40-50 किलोमीटर की दूरी पे, बिजली तो यहाँ पे मुझे लगता है 6 महीने बंद ही रहती थी और 6 महीने में कभी कभार बिजली दिखती थी। आज के डेट में आपको विंटर, हार्श विंटर में भी बिजली 24 घंटे में। ये आम लोगों की पुकार है, ये आम लोगों का फीडबैक है। मैं बस रेप्लिकेट कर रहा हूं सोसाइटी के फीडबैक को आपके प्लेटफॉर्म पे। दूसरी जी, बात, जो हमारे पसमानदा तबके के लोग थे, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, जो हमारे दोस्त हैं, उन्हें रिजर्वेशंस मिली। उनके लिए कुछ असेंबली की सीट्स या फिर डीडीसी के कुछ सीट्स या फिर कुछ पंचायत रिजर्व किए गए। अभी तक उनकी आहो फुकार किसी ने नहीं सुनी थी, उनकी फरियादें 70 साल से नहीं सुनी गई थी। उन्हें पूरा हक है। अगर जावेद एज एथनिक कश्मीरी, कश्मीर में हर एक गवर्नमेंट या फिर जो डेमोक्रेटिक राइट्स है मेरे, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मेरी ही बस्ती में मेरे गुज्जर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, मेरे बकरवाल भाई क्यों नहीं कर सकते थे, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आज उन्हें पूरा हक है। उनके लिए असेंबली की सीट्स रिजर्व हुई। डिलिमिटेशन पहली बार अच्छे तरीके से हुई। इससे पहले अननेचुरल तरीके से किया जाता था। वो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के जो है बड़े फायदे को नहीं देखती थी, अपने छोटे सियासी फायदे के लिए गलत तरीके से, अननेचुरल तरीके से वो हर एक जो है सरकारी फैसला लेती थी। आज ऐसा नहीं है। अगर कोई जी। सरकारी फैसला गलत होता है या अगर कोई इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग गलत है, उन्हें बिल्कुल तुरंत पकड़ा जाता है। आपने खुद देखा होगा पिछले 4 साल में 4 ऐसे सरकारी जो लिस्ट निकलने वाले थे रोजगार के हवाले से, उसमें थोड़ी सी धांधलियां हुई। उसमें एक जो फर्म है जिसे आउटसोर्स किया गया था एग्जामिनेशन, उसे भी ब्लैक लिस्ट करने की अभी बात चल रही है और ऑनरेबल एलजी साहब ने चारों लिस्ट मुनकता किए और फिर से वो नोटिफाई करे ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। देखिए, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, सियासी डिफरेंसेस सेंटर और स्टेट के हो सकते हैं, सियासी डिफरेंसेस मेरी पार्टी आपकी पार्टी के हो सकते हैं, आप एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रख सकते हैं, मेरी एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, हमारा फलसफा सियासत का अलग अलग हो सकता है, हमारे मजाहिब, मजहबी अकीदे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक बड़े मकसद, जिस मकसद का नाम हिंदुस्तान है, हम सारे लोग अलग अलग रास्ते लेकर एक ही मकसद के लिए चलते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए, हम तरक्की याफ्ता मुल्क बने, हमारे मुल्क के लोगों को जो मसले मसाइल दरपेश है उनका इजाला किया जाए। लेकिन हाँ, दुश्मन, हमारे दुश्मन नहीं बैठते हैं। अभी आपने जो जिक्र किया बड़ा बुरा लगा मुझे, और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा हमारे जवानों के लिए, जिन्होंने अपने जान का वो अजीम अतिया हमारे कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए दिया। उनके लवाहिकीन के साथ मैं इज़हार ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरह दुश्मन 24 घंटे हमारे लोगों को या हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में अमन को बिगाड़ने की पादाश में। एक तरफ से वो एक ढोंग रचाते हैं अमन का, दोस्ती का, हालांकि हमने कभी भी दोस्ती का हाथ बंद नहीं रखा। हमारे मुल्क की एक लेकिन खूबसूरत तवारीख है, जी। लेकिन हमारे दुश्मन नाजायज फायदा उठाते हैं इस चीज का। मुझे लगता जावेद है जी, सवाल मेरा आपसे एक ये है कि हमने देखा कि आपने जो भी उपलब्धियां हैं सरकार की या जो भी बदलाव रहे 2019 से लेकर अभी तक, वो आपने सारी बातें बताई और मैं भी जानती हूँ इन बात सारी चीज़ों के बारे में। सवाल ये है कि एक तरफ तो ये हम जानते हैं कि कश्मीर में जो टेररिज्म रहा है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान से जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है, वो भी है। और दूसरा एक ये कि जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार उस माइंडसेट को बढ़ावा अभी भी दे रही हैं, और जैसे राजौरी और पुंछ जैसे इलाके हैं, उनमें रेडिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी एविडेंट है। इन सारी चीज़ों पे भी आपको नहीं लगता और ज़्यादा बेहतर तरीके से सरकार को और जो समाज है उनको भी काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल काफी जरूरत है। अंबर, मेरे हिसाब से दो मिसगाइडेड जो नौजवान हैं उनके दो तबके हैं हमारे कश्मीर में। एक वो नौजवान तबका जिसे बचपन से ही, उस टेंडर एज से ही रेडिकल किया जाता है थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कुछ लोग लगे थे पिछले 30 साल से और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक
वो हमारे बच्चे, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, मुल्क के बच्चे हैं, लेकिन उन्हें एक गलत रास्ते पे धकेलने के लिए एक साजिश रची जाती है। उनके बचपने से ही उन्हें नफरतों का पाठ पढ़ाया जाता है। वो नफरतें सिर्फ और सिर्फ मुल्क के खिलाफ या गैर मुसलमान बरादरी के खिलाफ ही नहीं है, वो नफरतें आपके खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी है। वो नफरतें आपके पहनावे के खिलाफ है, वो नफरतें आप जिंदगी का कौन सा फलसफा अपनाए हैं उसके खिलाफ भी है। उस तबके को मुझे लगता है हमें एक लाहे अमल इख्तियार करना है। उन्हें हमें पहले ही सही रास्ते पे लाने की कोशिश करनी है। दूसरा तबका जो यहाँ की सियासी जमातों के जुल्म से गलत रास्तों पे चला गया, एक तबका ऐसा भी है जो यहाँ की सियासी जमातों ने करप्शन की, जो यहाँ की सियासी जमातों ने इंस्टीट्यूशंस को पामाल किया। जैसे जो पिछले 30 साल रिक्रूटमेंट्स हुई, जो सरकारी नौकरियां मिली, उसमें सियासी असर रसूख होता था। पॉलिटिकल इंटरवेंशन से जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, उनकी सैंक्टिटी, उनकी डिग्निटी पामाल हो गई। तो हमारा जो ये बच्चों का तबका है, नौजवानों का तबका है, उन्हें भरोसा नहीं रहा। उनका भरोसा जमहूरियत के इस पाक मंदिर से भी उठ गया था 1987 में, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी पाक मंदिर को लूटा, डाका डाला 87 में इलेक्शन रिग करके। उसके बाद सक्सेसिव रिजीम्स ने जिस तरीके से यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को तंग तलब किया, उस पर हमें बात करनी है। क्योंकि आज के डेट में हमारे ऑनरेबल पीएम साहब खुद कहते हैं कश्मीर के नौजवानों को कि आप एक कदम आए, मैं 100 कदम आपकी तरफ आऊंगा। यह हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने मन की बात में काफी बार बोला। और ये हमारे ऑनरेबल पीएम साहब, ऑनरेबल एचएमओ साहब ने खुद कहा कि हमारे दिल कश्मीरी नौजवानों के लिए खुले हैं। कश्मीरी नौजवानों को फायदा उठाना है इस चीज का। कश्मीरी नौजवानों को आज मौका है, वो आज हमारे ऑनरेबल पीएम साहब के साथ खुद 1 to 1 बात कर सकते हैं। पहले ये कुछ फैमिलीज तक ही महदूद रहता था। पहले चंद एक फैमिलीज हर एक इंस्टीट्यूशन पे अपना नाजायज कब्जा जमाती थी। अपने नालायक बच्चों को, मुझे माफ करें, अपने नालायक और नाकाबिल बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में जिम करते थे, इंस्टीट्यूशंस में उन्हें हमारे सिर पे ठोकते थे। आज मेरिट, कम से कम मेरिट की कदर है। पहले मेरिट किल होता था। आपने देखा होगा, आपको आपकी नोट्स में लाना चाहूंगा, 2010 में ही एक स्कैम हुआ था जो जम्मू कश्मीर में, एमबीबीएस सीट्स का स्कैम। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन उसकी सैंक्टिटी को, उसके डिग्निटी को पामाल किया। जब एमबीबीएस की सीट बेची गई, उसमें मुश्ताक पीर नामी एक शख्स, जो बोपी का उस टाइम का चेयरपर्सन था, बड़े कैडर में आता था, आईएएस कैडर में आता था, अभी जेल में है वो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है इस कौम के लिए। आप देख सकते हैं कैसे ये नौजवान भूलेगा उस जुल्म को, जिस नौजवान ने 12-13 साल मेहनत की, आंखों की रोशनी, बीनाई गंवा दी, और लास्ट में किसी शख्स ने अपने नालायक, नाकाबिल बच्चे को पैसे की आड़ में, सियासी असर रसूख में उसे डॉक्टर बनाया। आप देख सकते हैं कि उस डॉक्टर की वजह से सिर्फ एक ही कत्ल नहीं हुआ, उस बच्चे का, उसकी काबिलियत का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि जब तक वो सर्विसेज में रहेगा न जाने कितनी कत्ल होंगे उसके हाथ से। लेकिन तो जावेद जी, ये एक बदलाव है आज के डेट में। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो मैंने आपसे रेडिकलाइजेशन के बारे में सवाल किया था, जैसे राजौरी और पुंछ जैसे इलाके हैं, इनमें रेडिकलाइजेशन पीक पर है। सरकार के संज्ञान में ये सारी चीजें हैं, सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अंबर, सरकार ने इतने वेलफेयर स्कीम्स रखी है, रिहैबिलिटेशन, जो बच्चे गलत रास्तों पे गए हैं, अगर उनके वालिदैन या उनके गांव वाले या जो मोज़ज़ीन है या जो जिम्मेदार है गांव के, मोहल्लों के, अगर वो उन्हें, उन बच्चों को वापस लाने की कोशिश करें, मैं यकीन दिला सकता हूं, गवर्नमेंट जिस तरीके से इस वक्त काम कर रही है, आप जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमारे डीजी साहब दिलबाग सिंह साहब या फिर हमारे स्पेशल डीजी सीआईडी आर स्वैन साहब, बड़े ही हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर्स हैं मुल्क के, वो बच्चों के साथ खुद मिलते जुलते हैं। जो बच्चे पास्ट में, जिनका कोई मामूली सी कोई गलती रही, उनके लिए उन्होंने इतने दरवाजे खुले रखे हैं उन बच्चों को वापस लाने के लिए, उन बच्चों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए। आप देख सकते हैं जो बच्चे पास्ट में कभी कभार गलती से या फिर मिसगाइड होकर स्टोन पेल्टिंग में पाए गए, उनके एफआईआर को भी वापस लेने की इस वक्त जो है सरकार काम कर रही है। अब पुंछ राजौरी में मुझे लगता है दुश्मनों का ज्यादा असर है। दुश्मनों
के जो वहां पे एजेंट्स है, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में बहुत सारे सरकारी मुलाजिमीन, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोग, जो साजिशों में शामिल है, दहशतगर्दाना एक्टिविटीज में या फिर ड्रग का जो कार्टेल है, नार्को टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अननोटिस जा रहे हैं। उन्हें, मुझे लगता है, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्हें ऐसे अशखास को या ऐसे ग्रुहों को आइडेंटिफाई करने की काफी जरूरत है, ताकि हम हमारे बच्चों को बचाएं। जो लोग रेडिकल तरीका सोसाइटी में ठोसने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद कंफर्ट जोन में है, वो या तो कारोबार में है या फिर सरकारी जॉब कर रहे हैं। और लास्ट में कौन फंसता है? गरीब बच्चा। जो गरीब बच्चा चंद पैसों के लिए या फिर किसी और लालच के लिए किसी भी एक्ट में फंस जाता है। बेहतर है कि हम इसकी पाइपलाइन को पहले देखें। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, उसके अलग अलग जो मुझे लगता है नार्को टेरर एक मॉड्यूल है, जिसपे हमें काफी नजर रखने की जरूरत है। और लेटेस्ट के मामले में जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पे आ गया पंजाब के बाद, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक और ये कि जिस तरह से रजौरी पुंछ में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर अब जो हाल वाला जो नया मामला है उसको लेकर, तो जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, आपको ये लगता है कि सरकार को कुछ बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है पाकिस्तान को लेकर? क्योंकि जिस दिन हमने देखा कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो आए हुए थे 4 और 5 मई को, तब भी जो हुआ हमारी फौज और जो टेररिस्ट थे उनके बीच में, वो सारी चीजें सामने हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से लगातार होते रहना, कहीं ना कहीं जो G20 को लेकर भी एक जो चर्चा है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में बदलाव है, कहीं ना कहीं वो पूरा अटेंशन डाइवर्ट करने का भी एक बहुत बड़ा हम उसको देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। बिल्कुल अंबर, देखिए, एक तो बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा था अभी हमारे मुल्क में, गोवा में, SCO, और जिसमें बिल्कुल सारे जो उसमें मुल्क शामिल है, वहां के जो डिग्निटरीज आई थी, उसमें हमारे हमसाया मुल्क के भी जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे। देखिए, हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बड़ा फख्र है मुझे अपने मुल्क की जो हमारी खूबसूरत और होली कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारी पॉलिसीज है। लेकिन अब हमें उनका रवैया देखना है। जब SCO में वो हमारे मेहमान खुसूसी बने बैठे थे, उसी वक्त उनके लोग पुंछ रजौरी में हमारे लोगों को मार रहे थे। ये गलत बात है। देखिए, एक आज हम सियासत की बात ना करें। आज एक डायरेक्ट सवाल मैं हमारे हमसाया मुल्क के लोगों से करना चाहूंगा। किसी हद तक वो भी इस दहशतगर्दी के शिकार है, क्योंकि हाल ही में शिया मिनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को मारा गया पराचिनार, जिसमें कुछ उसातिज़ा साहिबान भी थे। एक मुल्क का बड़ा सरमाया होता है, एक मुल्क के मेमार होते हैं उसातिज़ा साहिबान, वहां पे उन्हें नहीं बख्शा गया। ये गलत बात है और वर्ल्ड कम्युनिटी ने उस पर कोई बात नहीं की। और मुझे, हाँ बिल्कुल, आपके प्लेटफॉर्म से मैं हमारे मुल्क के भी ऑनरेबल PM साहब से ये शिकायत करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क से कम एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए। जो इंटरनेशनल ऐवान है सियासत के, इंसानी हुकूकों के या समाजी ऐवान, उन पे एक स्ट्रांगेस्ट प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए था। क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में रह रहे काफी सारे लोग हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं। आप आज के डेट में बलूच को देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को देखिए, या जो वहां पे हिंदू, सिख, इस्माइली या फिर शिया बिरादरी के लोग, वो हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं। आज अगर हम उनकी बात ना उठाए तो शायद पुंछ रजौरी के मसले मसाइल से हमें दो चार होना पड़ेगा। और हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे मुल्क को एक स्ट्रांग पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, एक स्ट्रांग डेटरेंस टेररिज्म के खिलाफ मुझे लगता है बराए कार लाना पड़ेगा। जिस तरीके से दुश्मन कायराना एक अंदाजा अपनाकर, कायराना तौर तरीका अपनाकर हमारे निहत्ते लोगों को निशाना बना रहा है, उसके लिए मुझे लगता है पूरे मुल्क को इकट्ठा होकर, हमारी सारी सियासी जमातों को, समाजी जमातों को, मजहबी जमातों को एक साथ होकर उस चीज का स्ट्रांग मजम्मत करने के साथ साथ एक लाहे अमल हमें इख्तियार करना है, जी, जिससे हम
जी, जी जी। एससीओ में एस जयशंकर साहब ने टेररिज्म को लेकर अपना काफ़ी कड़ा स्टेटमेंट, कड़ा रुख भी रखा। लेकिन बिलावल की तरफ से जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसे कि वो हर जगह, हर इंटरनेशनल फोरम पे वो हमेशा कश्मीर की बात रखते हैं। उन्होंने यहाँ पर तो कश्मीर की बात नहीं की। और अब हमने देखा जो यहाँ जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर थे और यहाँ से वो पाकिस्तान चले गए। वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि यूएन के अकॉर्डिंग ही कश्मीर का मसला सुलझ जाना चाहिए। यहाँ पर किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की। पाकिस्तान जाकर कश्मीर की इस तरह से बात की जा रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अंबर, ये भी एक बड़ा अजीब सा मंजर है हमारे हमसाया मुल्कों का, या जो हमारे दोस्त वाले ग्रुप के मुल्क है, उनका एक अजीब सा मंजर है। एक ग्लोबल कबाल है जो जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी और अजीम जमहूरियत हिंदुस्तान उभर कर आया है। आइडिया ऑफ इंडिया, जिसे एक जमाने में लोगों ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने कहा था ये फेल्ड आइडिया है, लेकिन आज के डेट में आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। आप देखें, दो आइडिया 47 में बरसगीर में उभर कर आए, एक मजहब की बुनियाद पर और एक इंसानी उसूलों की बुनियाद पर। मजहब की बुनियाद पर 71 में वो अलग हो गई, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मजहब की बुनियाद पर बनाने वाला मुल्क, वहां के ही जो खुद उसी मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो सेफ नहीं। बलूचिस्तान में देखिए आप, वो आज के डेट में हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हम हिंदुस्तान ज्वाइन करें। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, वो कहते हैं हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें खुदारा वापस जाने दे। अब जो मुल्क पाकिस्तान में जाकर एक लहजा इख्तियार करे और हमारे मुल्क में आकर खामोशी इख्तियार करे, हम क्या कह सकते हैं? वो तो मुनाफिकाना खसलत है। मुनाफिकाना खसलत एक शख्स में हो, एक ग्रुप में हो, एक रियासत में हो, कभी भी तरक्की नहीं कर सकती और कभी कामयाब नहीं हो सकती। हमारे मुल्क का एक बहुत ही बजा और बावकार पोजीशन है पूरे दुनिया में, ये सारे लोग जानते हैं। और रही बात जो बातें एससीओ में पाकिस्तान के ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने की, उसमें कुछ सवाल, मेरे एक दोस्त ने कुछ सवाल किए, राजदीप सरदेसाई साहब ने। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से कहा कि अगर आप चाहते हैं यूएन रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट की जाए, उसमें प्री रिक्यूजिट है कि आपकी जो अफवाज, आपकी जो फौज गैर कानूनी तौर पे, गैर मुहज्जिबाना तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे हमारे हिस्से पे काबिज है, आप उन्हें निकाल दीजिए। फिर जो भी यूएन रेजोल्यूशंस होगी अंडर इंटरनेशनल वॉच डॉग। हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी तो ये कहा, जो हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बात कही, वही आपकी भी बात है, वही मेरी भी बात है, वो 140 करोड़ लोगों की बात है, हम उनकी बात के साथ सहमत है। लेकिन गौरतलब है कि हमारे हमसाया मुल्क के ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर उस बात पे क्यों खामोश हुए? उनके अगराज और मकासद गलत है, उनकी नीयत गलत है। यही वजह है आज के डेट में उनके मुल्क में लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग वहां जी। चावल के लिए मर रहे हैं। हम हमारे मुल्क में ऑलरेडी 60 करोड़ लोगों को पालते हैं। अगर हमारे साथ उनके ताल्लुकात ठीक होते, उनके 20 करोड़ लोगों को भी हम अनाज देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो वहां से हमारे लोगों को, हम यहां से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। देखिए, इखलाक का सबसे आला मुकाम होता है जब आप अपने हमसाया को दावत देते हैं, ये इखलाक का एक आला मुकाम है, हमारे मुल्क ने साबित किया। लेकिन वहां से आप देखिए वो क्या करते हैं। उन्हें, मेरे हिसाब से वहां की आवाम को इस बात पे, मुझे लगता है, डिबेट, डिस्कशन छेड़ना चाहिए, सवालात बिल्कुल। करने चाहिए वहां के इंटेलेक्चुअल तबके को। मुझे लगता है हमारे मुल्क के लोगों के साथ मिलकर, आज चूंकि सोशल मीडिया का एक दौर है, प्लेटफॉर्म्स ओपन है, वो मुझे जी। लगता है हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल तबके के साथ बात करके टेररिज्म पे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करना उनका, मुझे लगता है, अवलीन फर्ज है। वरना वक्त दूर नहीं, वक्त दूर नहीं, वहां पे खाना जंगी शुरू होगी, जिसके मुझे लगता है आसार पराचिनार में जब शिया शिया कम्युनिटी के लोगों पे हमला हुआ, वहां उसातिजा साहिबान को मारा गया। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में लोग मारे गए, इस्लामाबाद में लोग आटे के लिए मर रहे हैं बगदाद में। ये गलत बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस जो जो रवैया
हमसाया मुल्क ने इख्तियार किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी हमसाया अहम मुल्क बात है, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमारे से ऊपर आता है। लोग खुश हैं, आटा नहीं मिल रहा, लोग मारे जा रहे हैं, किसी की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर रहता है। खैर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जावेद साहब, आप चर्चा में जुड़े और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच अंबर, जय हिंद। और मैं फिर एक बार आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपका प्लेटफॉर्म काफी आला मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, और मुझे हर बार खुशी होती है आपके थैंक यू प्लेटफॉर्म पे सो मच। आने। थैंक यू। थैंक यू अंबर।